चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जगदीश शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देवनागरी लर्निंग। और दोस्तों, आप एक श्रृंखला का जो है वो हिस्सा बन चुके हैं, जो कि करंट अफेयर की एक श्रृंखला चल रही है, जहां पर हम समसामयिक ज्ञान को, समसामयिक खबरों को आपसे साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मयंक सर हिंदी पर मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बार बार कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ में हमारे एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है मयंक सर हिंदी। वहां पर प्रमुख जनसत्ता के जो संपादकीय हैं, लेख हैं, उनको उनके वीडियो जो है वो अपलोड हो रहे हैं, जिन्हें मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो वो देखने के लिए आपको मयंक सर हिंदी के यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। वहां जाएं, देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक ये चैनल और है जहां पर हम लगातार जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है वो खबर आती है कि आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला। आर्चरी प्रीमियर लीग ईपीएल को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला। पहला है बेस्ट कोच ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। एपीएल को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अर्थात उभरते हुए पेशेवर खेल इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के दौरान दिया गया था। एपीएल का 2025 में पहला सीजन है, पहला संस्करण है जहां पर इनको जो है वो प्राप्त हुआ है। लीग के इस पहले सीजन में देश विदेश के शीर्ष तीरंदाज, क्योंकि आर्चरी जो गेम है हमें पता होना चाहिए ये तीरंदाजों का गेम है, ठीक है। शूटिंग जो है वो बंदूक से जो है वो निशाने पर जो है वो गोली मारते हैं। इसी तरीके से आर्चरी में जो है वो बाण जो है वो निशाने तक पहुंचाया जाता है। तो आर्चरी गेम ये होता है, तो ने हिस्सा लिया था। तो देश विशेष के जो शीर्ष तीरंदाज थे आर्चरी, इस गेम में, इस प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया था और इसी के अंतर्गत जो है वो ये अवार्ड मिला है। कौन सा? इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है। ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर सतत विकास को सक्षम बनाने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इस दिवस की घोषणा की थी। कब से शुरुआत हुआ? 2019 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय नौसेना दिवस की किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। त्रिशूल आपने सुना होगा, ऑपरेशन त्रिशूल, ट्राइडेंट भी इसे कहा जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नौसेना मतलब नेवी की बात हम कर रहे हैं। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के याद में हम मनाते हैं, जहां पर हम भारत और पाक युद्ध के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं। और कब? 1971। इसके बाद में जो है वो हम इस दिवस को मनाते हैं, जिसे हम नौसेना दिवस कह देते हैं। नौसेना दिवस ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट के अनुसार। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? 4-5 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था। इस हमले से पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। भारत को नौसेना शक्ति का बड़ा सम्मान मिला। वर्तमान भारतीय नौसेना, यदि हम प्रमुख की बात करें तो वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो यदि हम बात कर रही हैं भारत पाक युद्ध के दौरान 1971 में जो हुआ था, इसके कारण ही हम यहाँ पर नौसेना दिवस मना रहे हैं। और ऑपरेशन था ट्राइडेंट, ठीक है, त्रिशूल भी हम इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स 2025-26 में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो हम जब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, उनके अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, सबसे बेहतरीन देश कौन सा है, तो हम जब बात करते हैं महिलाओं के लिए तो वो
फर्स्ट पे आपको जो है वो डेनमार्क देखने को मिला। रिपोर्ट्स आई थी जिसमें 181 देशों की चर्चा की गई, तो फर्स्ट में आपको डेनमार्क देखने को मिलता है। यदि हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो भारत जो है वो आपको 131वें नंबर पर देखने को मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि 181 देशों की लिस्ट में हम 131वें नंबर पर हैं। मतलब यहां पर महिला की जो है पीस, सिक्योरिटी जो है वो क्या है, ठीक है। और सबसे यदि हम निचले स्तर पर जाते हैं तो हमें अफगानिस्तान मिलता है। अफगानिस्तान मिलता है 181वें नंबर पर, सबसे निचले स्तर पर जो है अफगानिस्तान देखने को मिलता है। लेकिन आप खुश मत होइए, 131वां नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर नहीं है, ठीक है, हम बहुत नीचे हैं। वरना आप कहें कि नहीं हम अफगानिस्तान से ऊपर हैं, पाकिस्तान से ऊपर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि आप कौन से नंबर पर। आप यदि ये सोचते हैं कि भाई हम उससे तो ऊपर है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। दो देशों की लड़ाई में, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा जो है वो मजे ले जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत चिंताजनक बात है कि 131वें नंबर पर जो है वो भारत बैठा है, जहाँ पर महिला सुरक्षा जो है वो नगण्य है, कोई मतलब की नहीं। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, ये पहला जो है वो संस्थान हुआ, और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा विकसित किया गया है। दो संस्थान जो है, दो इंस्टीट्यूट जो है वो इस लिस्ट को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें दुनिया के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति का आकलन किया है। 2025-26 संस्करण में कुल 181 देश शामिल हैं। दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा देश जो है वो डेनमार्क माना गया है। भारत की स्थिति जो है वो 131वें नंबर पर है, और सबसे नीचे यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान की स्थिति है जो कि 181वें नंबर पर है, सबसे निचले स्तर पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जो सही उत्तर है वो है विवेक चतुर्वेदी, ठीक है। विवेक चतुर्वेदी जो है वो 1990 बैच के IRS अधिकारी हैं, ठीक है, जिन्हें इस पद पर जो है वो, या इस पद पे नया चेयरमैन बनाया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं कर सीमा शुल्क बोर्ड, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई, और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है विवेक चतुर्वेदी। आगे बात करते हैं, अगला है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। जब हम मिसाइल मैन की बात करते हैं तो मिसाइल मैन के तौर पर हमें एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं, और वो है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। लेकिन जब हम मिसाइल वुमेन की बात करते हैं, जिनको अभी पॉलोस मार गैग्रोयस अवार्ड मिला है 2025, तो वो कौन है? जो है बुकरन मजूमदार शॉ है, टेसी थॉमस है, निर्मला राव है, सुधा मूर्ति है। तो इसका जो सही आंसर है टेसी थॉमस, जिन्हें जो है वो इस पुरस्कार से नवाजा गया है 2025 में। इसके पहले जो है वो 2022 में जिन्हें जेल में डालकर जो है वो पटका गया है ना, जो पर्यावरण के लिए बोल रहे थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, पर्यावरण के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, नए नए अनुसंधान, अच्छे अनुसंधानों के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। जिन्हें आज आपने जेल में जो है वो घुसेड़ कर रखा हुआ है, वो है सोनम वांगचुक। मतलब हमें इस चीज को सोचना चाहिए, जो हमारे देश का नाम जो है वो अलग अलग देशों में भी, स्वयं के देश में भी अपने काम को कर कर बढ़ा रहा है, बेहतर कर रहा है, हमने ही जो है वो किसी न किसी जरिए से हमने कह दिया कि उसके पाकिस्तान से संबंध है और जेल में डाल दिया। मतलब हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है, ठीक है। तो 2022 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था, 2025 में ये पुरस्कार जो है वो टेसी थॉमस को दिया गया। चलिए थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं। टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कही जाती हैं। वे भारत की प्रमुख रॉकेट और मिसाइल वैज्ञानिक हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए और एयरोस्पेस में बहुत अच्छा काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च की सोफिया सोसाइटी देती है। ध्यान रखना है, इसको कौन दे रहा है? मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च की सोफिया सोसाइटी देती है। डॉक्टर पॉलोस मार गैग्रोयस दिल्ली ऑर्थोडॉक्स डायोसीस के प्रथम मेट्रोपॉलिटन और एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, ठीक है। क्यों दिया जा रहा है?
तो जिन्होंने सामाजिक, वैज्ञानिक, मानवीय क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है उनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान रखना, सामाजिक की भी बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक की भी बात कर रहे हैं, मानवीय की भी बात कर रहे हैं। तो यदि मैं इनकी बात करूं तो इन्हें वैज्ञानिक तौर पर भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ इन्हें नारी सशक्तिकरण के लिए भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 2022 में किसको दिया गया था, तो हमारे सोनम वांगचुक को दिया गया था, अब 2025 में इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने FEI एशियाई इक्वेस्ट्रियन प्रतियोगिता 2025 में कितने पदक जीते? तो यदि हम बात करेंगे तो यहां पर भारत ने थाईलैंड ने पटाया में आयोजित FEI एशिया इक्वेस्ट्रियन प्रतियोगिता 2025 में भाग लिया। इस महाद्वीप प्रतियोगिता में भारत ने रिकॉर्ड 5 पदक जीते। ठीक है, आशीष लिमये ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है। आशीष लिमये, शशांक सिंह कटारिया और शशांक कनमुरी की टीम ने रजत पदक उनको मिला है। श्रुति बोरा को टीम पदक सहित 3 रजत पदक मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो स्वर्ण पदक हमें मिला है, हमें 1 रजत पदक भी मिला है और 3 रजत पदक भी मिले हैं। तो टोटल मिलाकर हमें 5 पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? यहां पर बात कर रहे हैं एजेंसी फिच की, जो कि रेटिंग करती है। रेटिंग किनकी करती है? देशों की, ठीक है, वित्तीय संस्थानों की, जो कि वित्त से संबंधित हैं, उनकी रेटिंग करने का काम फिच के द्वारा किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, भारत की GDP वृद्धि अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहां पर आपको मिलेगा 7.4। तो भारत का GDP वृद्धि अनुमान जो है वो 7.4% है, और जो पहले का जो अनुमान था वो था 6.9%। वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमानित GDP वृद्धि जो है वो 6.4 होगी। यदि हम फिच रेटिंग्स की बात करें, ये क्या है? तो अभी हमने बात करी, मुख्यालय न्यूयॉर्क लंदन में है, स्थापना 1913 में। ये करता क्या है? तो ये देशों, कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की क्रेडिट जो रेटिंग है उसको देने का काम करता है, आर्थिक और वित्तीय जोखिमों का मूल्यांकन करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन कौन से वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 2025 में पहुंचे? तो ये 23वें जो है शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 को भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, यह यात्रा 4 साल बाद उनकी पहली भारत यात्रा है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच हुई थी। यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आयोजित हो रही है। तो कुल मिलाकर जब भी ये यात्राएं होती हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। रणनीतिक जो है वो साझेदारी को बेहतर करने के लिए ऐसी यात्राएं की जाती हैं। हमारे मोदी जी भी जाते हैं, पुतिन भी आ रहे हैं, हम बहुत अलग अलग जगह जाते हैं, इजराइल से कोई ना कोई आता रहता है। तो ये हमें बताते कि हमारी रणनीतिक साझेदारी जो है वो होने वाली है। तो ऐसे ही हमारे पुतिन भी आए हैं 23वें शिखर सम्मेलन में, जो कि 4 से 5 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय सम्मेलन है, राजकीय यात्रा होगी। चलिए, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ IASP के अनुसार 2080 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये तो भविष्य का सवाल है कि 2080 में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जनसंख्या कम ही का बताई, इन्होंने जो बताया है इस संस्थान ने, तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या कम होगी। तो जनसंख्या का इन्होंने एक औसतन बताया कि 1.8 से 1.9 अरब के पास होगी। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं, किसने रिपोर्ट जारी की? इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, IASP ने ये जारी की है। 2080 में जनसंख्या होगी 1.8 से 1.9 अरब के बीच। तो कुल प्रजनन जो दर है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। जो 3.5 से घटकर अब 1.9 रह गई है।
तो अब ये हो सकता है कि कमे, इसलिए जो है वो जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। अभी इनका ये अनुमान है, जिसके चलते विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि वर्ष 2080 तक भारत की जनसंख्या 1.8 से 1.9 अरब के बीच रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो यदि ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हमने 10 खबरों को जाना, 10 खबरों को, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्लास को खींचना नहीं चाहता हूं, जो मुख्य बातें होती हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि संपादकीय जनसत्ता के संपादकीय की क्लास भी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मयंक सर हिंदी पर चल रही हैं, तो उनको अवश्य देखिएगा। आपको लेख पढ़ना आपको आने लग जाएगा कि किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे मयंक सर हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ अपनी तैयारी की धार को तेज करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।